नमस्ते साथियों। हमारे पिछले सिंधु घाटी सभ्यता के विश्लेषण को आप सबने जितना प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। सच मानिए आज की हमारी ये चर्चा उससे भी ज्यादा जबरदस्त होने वाली है। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य और मेगास्थनीज से। कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब भारत की धरती पर एक ऐसे साम्राज्य का उदय हो रहा था जो हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के समुद्र तक फैला था। एक ऐसा योद्धा जो गुलामी की जंजीरों को तोड़कर उठा और जिसने युद्ध के मैदान से शांति का संदेश फैलाया। अगर आप सब सोचते हैं ना कि इतिहास सिर्फ बोरिंग तारीखों का नाम है, तो रुकिए, आज हम उन प्राचीन सड़कों पर चलेंगे जहां घोड़े दौड़ते थे, किले बनते थे और विचारों की क्रांतियां होती थीं। चलिए मौर्य साम्राज्य के इस ऐतिहासिक साहसिक सफर पर निकल पड़ते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे दौर से जब भारत की धरती पे नंद वंश का राज था। राजा महापद्मनंद। भाई इसकी तिजोरियां तो सोने से पूरी तरह भरी थीं, लेकिन जनता इसके जुल्मों से त्राही त्राही कर रही थी। एकदम क्रूर साम्राज्य, और ऐसे में एक अनाथ लड़के और एक अपमानित विद्वान की महत्वाकांक्षा ने मिलकर एक ऐसी क्रांति की चिंगारी जलाई जिसने सब कुछ बदल के रख दिया। पर सवाल यह है कि आखिर इन दोनों जादूगरों ने इस सबसे अमीर और क्रूर साम्राज्य को उखाड़ कैसे फेंका। आइए देखते हैं हमारा पहला अध्याय, नंद वंश का पतन। तक्षशिला के एक बेहद ज्ञानी ब्राह्मण थे चाणक्य। अब हुआ क्या कि मगध के नंद राजा ने अपने दरबार में उनका बहुत बुरा अपमान कर दिया। उनके बाल खींचे गए, उनके घोड़े छीन लिए गए। बस उसी पल चाणक्य ने कसम खा ली। उन्होंने आक्रामक होकर कहा, मैं चाणक्य, तुमने मेरा अपमान किया है, मैं तुम्हारे इस पूरे नंद वंश को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा और पूरी दुनिया इसे याद रखेगी। और अपनी इस कसम को पूरा करने के लिए उन्हें मिला एक अनाथ बालक चंद्रगुप्त। चाणक्य ने उस बच्चे को सिर्फ तलवार चलाना नहीं सिखाया, बल्कि उसके दिमाग को ऐसा पैना किया कि वो धनानंद का काल बन सके। अब देखिए कूटनीति का असली खेल। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की एक छोटी सी सेना ने नंदों की उस विशाल फौज को सीधे चुनौती दे दी। चाणक्य ने अपना पूरा दिमाग लगा दिया, भ्रष्ट अधिकारियों को रिश्वतें दी, जासूसों से राज निकलवाए और आखिरकार महापद्मनंद हार गया। 321 ईसा पूर्व आते आते चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र के चक्रवर्ती सम्राट बन गए और यहीं से नींव पड़ी इतिहास के सबसे महान मौर्य साम्राज्य की। बढ़ते हैं दूसरे अध्याय की ओर, सेल्यूकस और साम्राज्य का विस्तार। मगध तो जीत लिया, लेकिन अब सम्राट चंद्रगुप्त का सामना हुआ उत्तर पश्चिम में सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर से। सेल्यूकस उन भारतीय क्षेत्रों को वापस पाना चाहता था जिन पर अब चंद्रगुप्त का नियंत्रण था। लेकिन 305 से 303 ईसा पूर्व के उस सेल्यूसिड मौर्य युद्ध में चंद्रगुप्त ने उसे ऐसी धूल चटाई कि सेल्यूकस को हार माननी पड़ी। और पता है इस शांति संधि में क्या हुआ? सेल्यूकस को 500 हाथी देने पड़े और तो और अपनी बेटी हेलेना की शादी भी सम्राट चंद्रगुप्त से करानी पड़ी। एकदम गेम चेंजर जीत थी ये। अब आता है हमारा तीसरा अध्याय, मेगास्थनीज की इंडिका। इस शांति संधि के बाद सेल्यूकस ने हेलेना के साथ अपने एक यूनानी राजदूत को भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। अब जरा इमेजिन कीजिए, पाटलिपुत्र का एक शांत सा बगीचा, एक पुराना बरगद का पेड़, और वहां बैठा ये यूनानी राजदूत पेपिरस के पन्नों पर अपनी क्विल से इंडिका लिख रहा है। प्राचीन भारत का यह पहला ऐसा विस्तृत विदेशी वर्णन था जिसने दुनिया को हमारे प्रशासन, मंत्रियों और सचिवों के बारे में बताया। मेगास्थनीज ने जो देखा वो सच में हैरान करने वाला था। उसने लिखा कि यहाँ का समाज 7 वर्णों में बटा हुआ है। रास्तों पर यात्रियों के लिए बाकायदा विश्राम गृह बने हैं और सबसे दिलचस्प बात, राजा की हिफाजत के लिए हथियारों से लैस महिला अंगरक्षक तैनात हैं। चंद्रगुप्त जब शाही जुलूस निकालते तो सजे हुए हाथियों का क्या शानदार नजारा होता था। और एक बात जो मेगास्थनीज को सबसे ज्यादा चौंका गई वो ये थी कि इतने विशाल साम्राज्य में दास प्रथा यानी गुलामी का नामो निशान नहीं था। हालांकि जुर्म रोकने के लिए जो सजाएं थीं वो बेहद सख्त और कठोर रखी गई थीं। चलिए अब चौथे अध्याय में समझते हैं मौर्यकालीन प्रशासन और अर्थव्यवस्था। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा साम्राज्य सिर्फ हथियारों के दम पर तो चल नहीं सकता ना। पैसा चाहिए, एक मजबूत सिस्टम चाहिए। मेगास्थनीज के मुताबिक राजा ही सारी जमीन का मालिक होता था। अब एक टैक्स होता था सीता मतलब वो कमाई जो सीधे तौर पर राजा की अपनी निजी या सरकारी जमीन से आती थी। ये खजाना भरने का एक बहुत ही सॉलिड और सीधा तरीका था। और दूसरा प्रमुख टैक्स था भाग यानी वो रेगुलर टैक्स जो साम्राज्य के बाकी सारे इलाकों से वसूला जाता था। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अर्थव्यवस्था को रॉकेट की तरह दौड़ाने के लिए सीमाओं पर चुंगी, तटकर, बिक्री कर और यहां तक के नाप तौल के साधनों पर भी टैक्स लगता था।
वेश्याओं, उद्योगों, शिल्पों, खदानों और वनों से आने वाले टैक्स और जुर्माने से राज्य को बम्पर कमाई होती थी। सोचिए, उस जमाने में भी इनका फाइनेंशियल सिस्टम कितना ज्यादा एडवांस था। अब आते हैं अध्याय 5 पर, अकाल और प्रथम जैन संगीति। देखिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य बिना मुश्किलों के तो बनता नहीं। चंद्रगुप्त के समय में राज्य में एक बहुत ही भयानक अकाल पड़ा, भयंकर सूखा। लेकिन मौर्य प्रशासन हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा। इस आपदा से निपटने के लिए सम्राट ने तुरंत बड़े पैमाने पर काम शुरू करवाए, जिसमें सबसे अहम था मशहूर सुदर्शन झील का निर्माण, ताकि पानी की एक एक बूंद को सहेजा जा सके। और कमाल की बात बताऊं, इस अकाल मैनेजमेंट के सबूत आज भी मौजूद हैं। गोरखपुर से मिला सौहौगौरा ताम्रपत्र और बांग्लादेश के पुनर्वर्धन से मिला महास्थान अभिलेख ये साफ बताते हैं कि उस वक्त सरकार ने आदेश दिया था कि अन्न के सरकारी कोठारों से किसानों को सीधा अनाज बांटा जाए। सौहौगौरा में तो स्पष्ट आदेश था कि अकाल के समय ये अनाज रोका ना जाए। आज के समय में भी प्रशासन की ऐसी मुस्तैदी देखकर कोई भी दांतों तले उंगलियां दबा ले। इस अकाल का असर सिर्फ जनता या खजाने पर ही नहीं, बल्कि धर्म पर भी बहुत गहरा पड़ा। इसी दौर में पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की पहली काउंसिल आयोजित की। यहां भिक्षुओं ने 12 अंगों यानी जैन आगम ग्रंथों का संकलन किया। लेकिन अफसोस, 12वां अंग दृष्टिवाद इसी उथल-पुथल में खो गया। अकाल इतना भयंकर था कि जैन आचार्य भद्रबाहु के साथ एक बड़ा समूह दक्षिण की ओर चला गया, जिन्हें आज हम दिगंबर कहते हैं, जबकि जो लोग स्थूलभद्र के साथ पाटलिपुत्र में ही रुके रहे वे श्वेतांबर कहलाए। इस एक अकाल ने जैन धर्म को हमेशा के लिए 2 प्रमुख संप्रदायों में बांट दिया। हमारा छठा और आखिरी अध्याय, महान सम्राट का संन्यास। सत्ता के एकदम शिखर से लेकर पूरे वैराग्य तक का चंद्रगुप्त का यह सफर सच में रोंगटे खड़े कर देता है। करीब 24 सालों तक एक छत्र राज करने के बाद 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने अपनी मर्जी से अपना सिंहासन छोड़ दिया। सोचिए, चक्रवर्ती सम्राट, और सब कुछ त्याग दिया। वे आचार्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण में श्रवणबेलगोला की पहाड़ियों की ओर चले गए। वहां उन्होंने एक बेहद कठोर जैन सन्यासी का जीवन अपना लिया और अंत में सल्लेखना परंपरा का पालन करते हुए कठोर उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। उस महान युग के कुछ खूबसूरत निशान आज भी हमारे बीच हैं, जैसे कि 1917 में गंगा किनारे खुदाई में मिली 3री शताब्दी ईसा पूर्व की वो लाजवाब दीदारगंज यक्षी की मूर्ति। उस काल की कला का क्या गजब का नमूना है। और 2001 में भारतीय डाक सेवा ने भी चंद्रगुप्त मौर्य के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया था। ये चीजें चीख कर बताती हैं कि इस महान साम्राज्य की सांस्कृतिक छाप आज भी हमारे दिलों पर कायम है। तो दोस्तों, ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचकर देखिए, एक इंसान जो पूरी ज्ञात दुनिया को अपने कदमों में झुका देता है, इतना विशाल साम्राज्य खड़ा करता है, आखिर वो ये सब कुछ, सारा राजपाट छोड़कर एक अनजान पहाड़ी पर भूखे रहकर प्राण त्यागने की हिम्मत कैसे जुटा पाता है? इतिहास की यही वो गहराई है जो हमें बार बार सोचने पर मजबूर करती है। खैर, मौर्य साम्राज्य की ये दिलचस्प कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बहुत जल्द हम इस विश्लेषण का अगला हिस्सा लाएंगे, जिसमें हम बात करेंगे इनके उत्तराधिकारी महान सम्राट अशोक के बारे में। तब तक के लिए इतिहास के इन पन्नों को हमारे साथ पलटने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।